घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी अभय की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अभय है। वैसे तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने भूत की कहानी देखी या सुनी होगी। ऐसी कई सारी हमारे भारत देश में भूतिया जगहें भी है जहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी कि आज भी लोग वहाँ पर जाने के लिए डरते हैं। ऐसी ही एक घटना हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर घटी थी। वो घटना कुछ अजीब सी थी जिसने सबको डरा कर रख दिया था। ये बात है 2003 की। उस समय मैं भी गांव में ही था और उस समय मेरी उम्र 19 या 20 साल के आसपास की होगी। हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर लगभग 20 किलोमीटर के आसपास एक जगह थी। वो जगह बहुत ज़्यादा सुनसान थी। वहाँ कोई आता जाता नहीं था। नदी का किनारा भी था और उस जगह पर कुछ घर थे, शायद 8 या 10 घर होंगे, जिसमें अब कोई नहीं रहता था। कहते हैं कि वहाँ पर कुछ आत्माओं का वास है और वो आत्माएं वहाँ पर किसी को भी आने नहीं देती, या यूँ कहिए कि रहने नहीं देती। ये बातें हमने कई बार सुन रखी थी। मेरे दोस्त ने मुझसे एक बार कहा कि अबे एक बार हम वहाँ पर जाकर देखते हैं, हम सच्चाई का पता लगाते हैं। मैंने कहा कि इतने सारे लोग कहते हैं तो बात तो कुछ होगी ही, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत। लेकिन वो जिद करा, कहने लगा कि एक बार चल कर देखते तो है कि वहाँ पर क्या है। मैंने भी उसकी बात को मान ली। फिर एक शाम मैं और मेरे दो दोस्त, हम तीनों ही उस जगह के लिए निकल पड़े। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उस जगह के एंट्रेंस पर ही एक छोटी सी दुकान थी। दुकान में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। हम उसे काका कहकर बात कर रहे थे। मैंने उससे बातों बातों में पूछा कि यहाँ पर लोग कहते कि आत्माएं हैं, ये सारी बातें सच है क्या? वो आदमी देखकर हमें मुस्कुराया, कहने लगा कि ये बातें सच है, तभी तो अंदर कोई नहीं जाता और ना ही कोई रहता है। तुम लोग भी मेरी बात मानो, अंदर मत जाओ। मैंने उनसे कहा कि काका आप कुछ बताइए तो सही हमें कि यहाँ क्या हुआ था। फिर उन्होंने एक घटना बताई। वो कहने लगे कि कुछ साल पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे और सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन किसी दूसरे गांव के आदमी ने आकर यहाँ पर एक औरत को जान से मार दिया। शायद वो उससे प्यार करता होगा, लेकिन उस औरत को बचाने कोई नहीं आया और फिर उस औरत ने अपना बदला उस आदमी को भी मार के लिया। और कहते हैं कि गांव में लोगों को, जो छोटा सा गांव था, वहां के लोगों को मार कर उसने अपना बदला लिया। कुछ लोग बच गए थे जो गांव छोड़कर चले गए हमेशा के लिए और फिर यहाँ दोबारा कभी नहीं आए। वो कहने लगे कि अंदर जितने भी घर हैं वो सब अब खंडर हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं। हमने काका की बात तो सुनी, लेकिन जानने की क्यूरोसिटी भी बहुत थी, तो हमने कहा कि एक बार अंदर जाकर देख ही लेते हैं कि अंदर क्या है। हम सभी दोस्त अंदर वहां चले गए। वहां जाने के बाद काफी ज्यादा सुकून और शांति महसूस हो रही थी। हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसा हमने दुनिया से संपर्क ही तोड़ दिया है। वहां जाने के बाद इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि मानो हम स्वर्ग में आ गए हों। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि जगह तो बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं। उसने कहा कि थोड़ी देर और रुक जा, सूरज डूबने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है। थोड़ी ही देर में सूरज डूब चुका था और उसके बाद हमने जो देखा, जो महसूस किया, मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया। हमने देखा कि जो हमारे सामने एक घर था टूटा फूटा, उसका लकड़े का दरवाज़ा था, वो भी बुरी तरह से टूट फूट चुका था। धीरे से वो दरवाज़ा चिरमिराती हुई आवाज़ के साथ खुला और हमें ऐसा लगा कि शायद ये दरवाज़ा अपने आप खुला हो, लेकिन नहीं, वो कोई आत्मा ही होगी जिसने उस दरवाजे को खोला। मेरे दोस्त ने कहा
कि चलो हम उस घर के नज़दीक जाकर देखते हैं। मैं और मेरे बाकी के दोस्त हम उस घर के नज़दीक गए। तब हमने देखा कि अंदर एक कुर्सी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। लकड़े की कुर्सी थी, टूटी फूटी, और आसपास कुछ भी बराबर नहीं दिख रहा था उस कुर्सी को छोड़कर। हम जब अंदर गए और टॉर्च मारकर उस कुर्सी पर देखा तो हमने पाया कि वहाँ पर एक आदमी एकदम गुस्से में बैठा हुआ है। उसके हाथ में चाकू भी थी और दूसरे हाथ में उसके कुछ था जो हमें बराबर दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी ने जैसे ही हमारी ओर देखा, मुझे तो डर लगने लगा, क्योंकि वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा था। और उसने फिर दरवाजे की ओर देखा, जिसके बाद दरवाज़ा वो लकड़े का टूटा फूटा ज़ोर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। उस लकड़े की दरवाजे की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी बंद होने की कि हम सब के सब अंदर डर के मारे कांपने लगे थे। और अचानक से जो वो आवाज़ आई थी, जो कि आज भी मेरे कान में गूंजती है, वो आवाज़ बहुत डरावनी थी। फिर वो आदमी अपनी कुर्सी के ही साथ आगे बढ़ने लगा, जैसा कि मानो उसकी कुर्सी के नीचे छोटे व्हील्स लगे हो, और ठीक हमारे सामने आकर रुक गया। उसके बाद में उसने मेरे दोस्त को पकड़ा और उसका गला दबाने लगा। हमने अपने दोस्त को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दूसरा जो हाथ था वो दूसरे हाथ से ही हमें जोर से धक्का दिया। हम काफ़ी ऊंचा उड़कर ज़मीन पर गिरे। मेरे तो सर में भी चोट आ गई, और जो दूसरा दोस्त था उसके हाथ में बहुत ज़ोर की चोट आई, जिस वजह से वो दर्द से ज़ोरों से चीखने और चिल्लाने लगा। फिर वो आदमी को हम कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। वो आदमी ने कुछ डरावनी सी आवाज़ में कहा, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जब वो ये बात कह रहा था तब मानो यूं लग रहा था कि वो अकेला नहीं है, यानी कम से कम 20 लोगों की आवाज़ एक साथ मिलकर हमें ये बात कह रही थी। उसके बाद हमने देखा कि घर की दूसरी कोने से पता नहीं कैसे एक औरत निकलकर हमारे सामने आई, और वो औरत उस आदमी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। शायद वो औरत कुछ संकेत देना चाहती हो। वो औरत हमें ही घूर रही थी। उसके शरीर के कपड़े काफी मैले कुचैले थे और कटे फटे भी थे। वो औरत ने जब मेरे दोस्त की ओर देखा, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था, तब मेरा दोस्त उसे देखकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हमें यहाँ से जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो औरत एकदम से हवा में उड़ी और उसके ऊपर जाकर बैठ गई और उसे जोर जोर से मारने लगी। मेरा दोस्त मार खाते हुए चिल्ला रहा था कि हमें जाने दो। मैं तो ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया था कि ये क्या हो रहा है। अब तक सिर्फ भूत की कहानियां सुने थे, शायद ये पहली बार था कि हम भूत को सामने देख पा रहे थे। फिर ऐसा लगा जैसा कि मेरे पीछे से कोई गुजरा, और उसके गुजरने की आहट में बिल्कुल साफ महसूस किया, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। मैं जाकर भागकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। जो दरवाज़ा एकदम आसानी से पहले खुल गया था, अब वो दरवाज़ा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। मैं वहीं पर खड़ा होकर ये सोच रहा था कि बस कैसे भी मेरी और मेरे दोस्तों की जान बच जाए। तभी ही वो जो औरत थी, या उस औरत की जो आत्मा थी, उस आत्मा ने मुझे पीछे से आकर पकड़ा और ज़ोर से खींचकर पीछे की ओर फेंका। जब मैं पीछे जाकर गिरा तब मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी राख रखी हुई है। शायद कोई शमशान की थी या किसी चीता की राख थी। मैंने जब वो हाथ मार कर देखा और वो राख को देखा तो मैं ये सोचने लग गया कि ये राख यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने वैसे ही वो राख को अपने साइड किया और उठकर दोबारा कोशिश किया दरवाज़ा जाकर खोलने की। जब मैं इस बार उठकर दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाज़ा एक झटके में खुल गया। शायद वो हाथों में मेरी राख थी, इस वजह से मैं बाहर निकला, और जो मेरे 2 दोस्त थे अंदर, अभी मैं उन्हीं का वेट कर रहा था बाहर खड़ा होकर। मुझे पता नहीं क्या सूझा कि मैंने भगवान का नाम जपना शुरू किया और उसी कमरे में दोबारा चला गया। जैसे ही मैं नाम जप रहा था, वो दोनों आत्माएं एकदम से सामने से कहीं गायब हो गई, और मेरे 2 दोस्त जो कि बुरी तरह से घायल हो चुके थे,
मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और उस घर से बाहर ले आया। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी चालू किया और अपने घर पर आ गए। उसके बाद में कई दिनों तक हम उस घटना के बारे में बात करते रहे। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि अंदर वो राख किस चीज की थी। वो भी कहने लगा कि समझ में नहीं आ रहा है और हम आज तक नहीं जान पाए कि वो क्या था। जहां तक मेरी बात है, मेरा मन ऐसा कहता है कि वो राख उसी की चिता की होगी। शायद इस वजह से वो दरवाजा खुल गया। तो दोस्तों, ये थी अभय की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अभिजीत खुराना की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिजीत है। मैं वैसे तो नॉर्थ इंडिया का रहने वाला हूँ, लेकिन कुछ समय पहले मेरे पापा की जॉब जो है वो साउथ इंडिया में लगी थी, तो हम लोग इसीलिए साउथ इंडिया में जाकर रहने लगे। हम वहीं पर अच्छे से सेटल हो चुके थे। कुछ समय के बाद नॉर्थ इंडिया से मेरा एक दोस्त था, वो भी मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे यहाँ पर जॉब लगी है तो मैं भी अब यहीं पर रहूँगा। मुझे तो अच्छा ही था कि मेरा दोस्त यहाँ मेरे पास आ चुका था। हम दोनों साथ में ही घूमते थे। एक बार हम बैठे हुए थे, तभी मेरे दोस्त ने कहा, यार अभिजीत, चल कहीं घूमने का प्लान करते हैं। मैंने उससे कहा कि कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। वो कहने लगा कि कहीं पर भी, बस ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, हम कहीं घूमने के लिए अभी तक नहीं गए। तू अगर साथ है तो हम दोनों कहीं जाकर आते हैं। मुझे ये उसकी बात अच्छी लगी और नॉर्थ इंडिया में जो हमारे फ्रेंड्स थे वो बहुत समय से हमें अपने पास बुला ही रहे थे मिलने के लिए। मैंने कहा चल हम चलते हैं और अपने दोस्तों से ही मिल आते हैं। वो भी इस बात को मान गया। मैंने पहले तो ट्रेन की टिकट्स और प्लेन की टिकट्स देखना शुरू किया। वो कहने लगा कि हम बाई रोड चलते हैं। मैंने कहा बस 2 लोग? वो बोला कि हाँ, क्या हुआ, हम घूमने ही तो जा रहे हैं। और फिर हमने अपनी गाड़ी निकाली और कार से निकल पड़े। हम जानते थे कि हमें पहुंचने में 48 घंटे का तो समय लगेगा ही। हम जब अपने घर से निकले तभी पापा मेरे चिल्ला ही रहे थे कि तू इतना दूर जा रहा है और वो भी बाई रोड, 2 ही लोग हैं, रास्ते में कभी कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए। मैं पापा को कहने लगा कि पापा अशुभ बातें मत कीजिए, क्यों एक्सीडेंट होगा, हम संभाल के आराम से जाएंगे। पापा को जिद करने के बाद पापा भी मान गए। हम दोनों ही बाई रोड निकल पड़े। पहला दिन तो बहुत अच्छे से कटा और हम काफ़ी रास्ता पार कर चुके थे। जब हम रात के समय एक ढाबे पर रुके खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर खाना खाने के बाद मैं गाड़ी में जाकर बोनट खोलकर गाड़ी का पानी चेक कर रहा था। तो अचानक से मेरा दोस्त उठकर मेरे पास आया। वो कहने लगा कि अभिजीत, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर पर बहुत ज़्यादा किसी ने वज़न रख दिया है। मैंने कहा कि हाँ, ये सफ़र में हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, थकान भी है। मैंने इसीलिए तुझसे कहा था कि ट्रेन से चलते हैं या प्लेन से चले जाएंगे, लेकिन तू मेरी बात नहीं माना। वो फिर मुझसे कहने लगा कि यार, हम गाड़ी यहीं छोड़कर आज आराम कर ले क्या? मैंने कहा यहाँ आसपास तो कोई होटल भी नहीं है और ये कौन से रास्ते पर हम हैं हमें पता भी नहीं। ये बात दोस्तों जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 2012 की घटना थी। वो मुझसे कहने लगा कि हम पूछते हैं किसी से, कोई ना कोई होटल तो हमें मिल ही जाएगी। हम ढाबे वाले के पास गए। रात के कुछ 11 साढ़े 11 बज रहे थे। तो हमने उससे पूछा कि यहाँ पर कोई होटल वगैरह अगर मिल जाए तो हम रात यहाँ पर रुक जाएंगे। वो कहने लगा कि साहब, यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी होटल नहीं है, थोड़ी दूरी पर एक जगह है, शायद वहाँ तुम लोगों को होटल मिल जाए। मैंने कहा कितना दूर होगी? वो कहने लगा 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर। हम वहाँ से गाड़ी लेकर निकल पड़े। जब हम आगे जा रहे थे, रास्ते के दोनों ही साइड घनी झाड़ियाँ थीं और एकदम जंगल वाला रास्ता था। तभी मेरे दोस्त को उसी जंगल के बीच में दूर एक रोशनी दिखाई दी। वो कहने लगा, अभिजीत देख, वहाँ पर वो रोशनी दिखाई दे रही है, हो ना हो वहाँ पर होटल ही होगी, चल हम वहाँ चलते हैं। मैंने उससे कहा भी कि अभी और थोड़ी दूर पर आगे जाएंगे तो होटल मिल जाएगी, इतना अंदर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। उसने मुझसे कहा कि यार चलना यार। वो जिद करने लगा। वो थोड़ा एडवेंचरस टाइप का लड़का था। मैंने कहा कि ठीक है। हम वहीं पर खड़े होकर रास्ता ढूंढने लगे कि वहाँ अंदर तक हम जाएंगे कैसा। उसने मुझसे कहा कि आगे आगे चल, हम देखते हैं, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा ही। थोड़ा आगे जाने के बाद बाई ओर की तरफ एक रास्ता मुड़ा तो उसने मुझसे कहा कि अभिजीत,
चल यहीं से गाड़ी मोड़ ले, हो ना हो ये होटल का ही रास्ता है। और वहाँ पर एक बोर्ड भी था जो कि पूरी तरह से मिट चुका था। मैंने कहा कि ठीक है। हम दोनों उस रास्ते पर हो लिए। लगभग 4 किलोमीटर तक अंदर जाने के बाद में हम वहाँ पर पहुँचे। वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा कर उस होटल तक पहुँचाया था। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि बाहर होटल के 2 गाड़ियाँ खड़ी है, जिन्हें देखकर यूँ समझ में आ रहा था कि बहुत समय से ये गाड़ियाँ ना तो चली है और ना ही तो किसी ने इन्हें धोया है। वो गाड़ी लगभग हो सकता है कि 2 साल से वैसे ही बंद पड़ी हो, जिस वजह से उसके टायर वायर भी पूरी तरह से फट चुके थे। मैंने उससे कहा, होटल ठीक नहीं लग रही है, यहाँ पर देख हमारी गाड़ी के अलावा कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। वो कहने लगा, अरे चल तो सही, अंदर जाकर बात करते हैं, और होटल कितना अच्छा है, हम यहीं पर थोड़ी देर बैठेंगे। मेरे दोस्त को सिगरेट पीने की भी ज़्यादा आदत थी, तो वो कहने लगा, रुक जा, पहले एक सिगरेट पी लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। मैंने कहा, यार अभी भी तुझे सिगरेट लग रही है? वो हंसकर कहने लगा, मौसम देखना कितना अच्छा है, सिगरेट पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। वो वहाँ पर सिगरेट पीने लगा, मैं अंदर चला गया। 2 मिनट के बाद वो भी अंदर आया। हम वहाँ पर बैठे थे। रिसेप्शन पर जो एक आदमी था, बूढ़ा सा, लगभग 50 से 55 साल की एज होगी उसकी, हमने उससे कमरे के लिए बात किया। उसने हमें फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा दिया। कहने लगा कि आप लोग वहाँ पर जाइए और आराम कीजिए। हम वहाँ पर चले गए उसकी बात सुनकर। रात में जब मैं सोया, तभी 1 घंटे के बाद ही मेरी आँख खुली। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरा जो दोस्त था वो एक दीवार के पास जाकर चुपचाप बैठा हुआ था कोने में। मैं उठकर उसे आवाज़ लगाने लगा, कह रहे तू यहाँ क्या कर रहा है? नींद नहीं आ रही है क्या? तू तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, फिर यहाँ पर क्यों बैठा है? चल चल कर सो जा। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इतना कहकर वॉशरूम चला गया था। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तब भी वो वहीं पर वैसा ही बैठा हुआ था। मैं इस बार भी उससे कुछ कहता कि उसने उससे पहले ही मेरी ओर देखा और देखते हुए कहा, तू जाकर सो जा, मुझे जब नींद आएगी मैं आ जाऊंगा। मुझे उसकी बात कुछ अजीब सी लगी। मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा थक गया है इसलिए वहाँ पर बैठा होगा। मैंने दोबारा उससे कहा कि यार तुझे क्या हुआ है, लेट जाना, ऐसा बैठा क्यों है? वो उठा वहाँ से, मेरे बाजू में आकर बैठ गया बेड पर। कहने लगा कि ले, तेरे पास आ गया, अब चुपचाप सो जा। मैं वहाँ पर लेट गया और फिर मेरी आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद एक जोर की आवाज़ आई जिससे मेरी आँख खुली। जब मैं उठकर देखा अपने आसपास तो उस कमरे में एक मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई थी। मैं उठकर उस बिल्ली को देखने लगा कि बिल्ली यहाँ पर कैसे है और वो भी मरी हुई है। मैंने मेरे दोस्त को दोबारा से पूछा कि ये बिल्ली यहाँ कैसे आई? वो कहने लगा, मुझे नहीं पता। और उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे कि वो आज नहीं बल्कि 4-5 दिन पहले ही मर चुकी हो। उसके शरीर पर कीड़े चल रहे थे। और फिर जो मेरा दोस्त था वो उस बिल्ली को ही घूरे जा रहा था। मैंने उससे कहा कि तू सो क्यों नहीं रहा है, बात क्या है? मेरा इतना कहते ही उसने अपनी गर्दन को पूरा मेरी तरफ पीछे घुमा दिया, जो कि एक आम आदमी कर ही नहीं सकता था। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया, ज़ोरों से चीखने चिल्लाने लगा। जो होटल का रिसेप्शन पर आदमी बैठा हुआ था वो मेरी चीखें सुनकर भागते हुए ऊपर कमरे में आया और आकर वो कहने लगा कि क्या बात है, आप इतना चिल्लाए क्यों? मैंने मेरे दोस्त की ओर इशारा किया। उसका शरीर तो आगे की तरफ था लेकिन उसकी जो गर्दन थी वो पूरी पीछे हमारी ओर मुड़ी हुई थी। वो भी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। फिर मेरा दोस्त अपने शरीर को अपने आप ही पूरा पीछे की ओर घुमा दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि ये वो कर रहा है, बल्कि यूं महसूस हो रहा था कि कोई उससे ये जानबूझकर करवा रहा है। हम उसे देख ही रहे थे। वो फिर हमें देखकर हमारे पास से गुजरा और खिड़की से बाहर कूद गया। जो खिड़की से वो बाहर कूदा तो हमारी जो विंडो फेसिंग थी वो पीछे की ओर थी, यानी कि पूरे जंगल की तरफ थी, और वो कूद कर नीचे से भागकर कहीं जाने लगा। मैंने वो आदमी को कहा कि इसे क्या हो गया, ये कहाँ जा रहा है? वो आदमी भी ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कहने लगा कि चलिए हम भी जाकर देखते हैं। मैं और वो आदमी जल्दी जल्दी नीचे उतरे और वहाँ जहाँ पर हमारा दोस्त भागा था
उसी दिशा में हम भागने लगे। कुछ दूर जाने के बाद हमने देखा कि हमारा दोस्त एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। वह आदमी मुझसे कहने लगा कि कुछ तो ऊपरी चक्कर है, और मेरे दोस्त की आंखें खुली थी, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, इसे उठाकर कमरे में ले जाकर रख दीजिए, हम कुछ करते हैं। मैंने फिर मेरे दोस्त को उठाया और उस कमरे में ले जाकर उसे छोड़ दिया। उसने अच्छे से कमरे की खिड़की और दरवाजे सब कुछ पैक कर दिया। कहने लगा कि चलिए, अब शायद हमारी मदद एक ही आदमी कर सकता है। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर, शायद 1 किलोमीटर का रास्ता होगा, वो एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहाँ जाने के बाद वो उस दरवाजे के पास गया और उसने एक आवाज़ लगाई। जब उसने आवाज़ लगाई तो अंदर से 60 साल का एक आदमी बाहर निकला और उसने हमें देखते ही कहा, मैं जानता हूँ क्या हुआ है तुम्हारे दोस्त के साथ, चलो हम चलते हैं। हमने उसे वहाँ से लिया और जैसे ही होटल के कमरे के पास पहुँचे, वैसे ही उस कमरे में से मेरे दोस्त की चीखने चिल्लाने की और बहुत ज़्यादा गुस्से में कुछ बोलने की आवाज़ सुनाई दी। उस आदमी ने कहा कि सही समय पर आप लोगों ने मुझे बुला लाया, वरना अगर एक बार ये आत्मा इस पर हावी हो जाती तो फिर वो आत्मा इसका पीछा नहीं छोड़ती। हमने कहा बात क्या है? वो कहने लगा कि जब आप लोग आ रहे थे तब किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर इसने सूसू किया था और वो आत्मा उसी पेड़ पर रहती थी। वो आत्मा अब इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। फिर मैंने कहा कि आपको जो करना पड़े आप कीजिए, लेकिन मेरे दोस्त को बचा लीजिए। मैं उस आदमी के हाथ पैर जोड़ने लगा। उसने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फिर वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और 10 मिनट में वो वहाँ से बाहर निकला। मैंने कहा कि वो आत्मा चले गई? वो कहने लगा कि हाँ, अब वो आत्मा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मैंने उससे कहा कि आपने ऐसा क्या किया? वो कहने लगा कि तुम्हें वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने दोस्त को लो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। मैंने मेरे दोस्त को वहाँ से लिया और तुरंत नीचे गाड़ी में बिठाकर हम लोग वहाँ से आगे निकल पड़े। वो आत्मा का उस आदमी ने क्या किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, उसके बाद मेरा दोस्त बिल्कुल नॉर्मल हो गया, या यूँ कहिए कि ठीक हो गया। फिर हमें जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पर पहुँचकर खूब मज़ा किए और हमारा ट्रिप ख़त्म होने के बाद हम अपने घर लौट आए। तो दोस्तों, ये थी अभिजीत खुराना की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी सुप्रिया की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ 2 कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। दोस्तों, ये घटना मुझे मेरी नानी माँ ने सुनाई थी। अब घटना पर आती हूँ। मेरी नानी माँ की उस समय नई शादी हुई थी। शादी के बाद मेरी नानी माँ अपने गांव यानी कि अपने ससुराल जाने वाली थी, और नानी के घर से जो मेरे नाना का गांव था वो कुछ 9 किलोमीटर ही दूर था। उस समय वहाँ पर गांव में टांगा चलते थे और नानी उसी टांगे में बैठकर अपने गांव जाने वाली थी। शाम के 5 बजे ये लोग वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन किसी वजह से देरी हो गई और निकलने में कुछ 7 बज गए। जब 7 बजे के आसपास ये लोग निकलने लगे, तब नानी की जो माँ थी उन्होंने नानी के हाथ में एक नारियल रखा और कुछ सिंदूर रखा। कहने लगी, इसे लेकर जा, ये तेरी रक्षा करेगा। नई दुल्हन को इतनी रात में तो जाना ही नहीं चाहिए, या फिर यूँ कहिए कि सूरज डूबने के बाद नहीं जाना चाहिए। उस समय गांव में लोग अलग अलग बातें करते थे। कुछ लोग भूत प्रेत पर विश्वास भी रखते थे और कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जिस समय नानी निकल रही थी वो समय शुभ नहीं है। लेकिन जो मेरे नाना थे और उनके घर वाले थे वो लोग जिद करने लगे कि नहीं, हमें जाने दो, हमें जाना है। नानी और नाना और उनके साथ कुछ लोग उस टांगे में बैठ गए। शायद 3 लोग और थे। जब वो टांगा निकलने लगा, गांव के रास्ते उस समय तो बहुत ज़्यादा बेकार होते थे, यानी कि पूरा रास्ता जंगलों से घिरा होता था। जब नानी, नाना और वो 3 लोग टांगे में बैठकर जा रहे थे, तभी 2 टांगे साथ में चल रहे थे, एक आगे और एक पीछे। नाना नानी पीछे वाले में थे। चलते चलते जो आगे वाला टांगा था वो एकदम से रुक गया और अब वो टांगा आगे बढ़ ही नहीं रहा था, जैसा कि मानो उस टांगे वाले के टायर निकल चुके हों। वो परेशान होकर देख रहा था कि ये आगे क्यों नहीं जा रहा है। अचानक से उसने देखा कि सामने कोहरे में
कोई आदमी खड़ा हुआ था। ठंडियों का मौसम था तो कोहरा भी उस रास्ते पर आ चुका था। उसे ऐसा लगा कि शायद उस आदमी की वजह से टांगा आगे नहीं बढ़ रहा। उसने वहीं से खड़े होकर आवाज लगाया कि कौन है आप, क्या चाहिए? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी एकदम से गायब हो गया। लोगों ने उससे पूछा कि किसको चिल्ला रहे हो? वो कहने लगा कि अभी यहाँ सामने एक आदमी था, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा और वो गायब हो गया। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये इसका वहम होगा। लोगों ने उसे समझाया। वो कहने लगा कि नहीं, मेरा वहम नहीं है, मैंने सच में देखा। जब वो टांगे पर बैठा और आगे बढ़ा है तब टांगा आगे बढ़ने लगा। फिर से दोनों ही टांगे आगे जा रहे थे। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जो पीछे वाला टांगा था उसमें से किसी की चीखने की आवाज आई। जब आवाज आई तो दोनों के दोनों टांगे वहां पर रुके और पीछे मुड़कर देखा तो टांगे से थोड़ी दूरी पर पीछे एक आदमी, जो कि बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, वो खड़ा हुआ था, जो लगभग 20 से 30 फुट का होगा। उसके हाथ के नाखून बहुत बड़े बड़े थे। हाथ में उसने एक बहुत लंबा सा डंडा पकड़ कर रखा था और उस डंडे के ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। वो बस वहीं पर खड़े होकर उन लोगों को देख रहा था। वो देखने की वजह से पीछे जो टांगे में लोग थे उन्होंने जोर से चीख दिया था। सभी लोग वहां से जल्दी जल्दी बाहर निकले और उसे देखकर उनमें से एक आदमी तो वहीं बेहोश होकर गिर गया। वो लोग उस आदमी को उठाकर टांगे में रखे और धीरे धीरे दोबारा आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में एक आदमी उनमें से कहने लगा कि ये आत्मा ही है किसी की, जो हमें परेशान कर रही है। क्या पता ये आज हमें यहाँ पर मार कर ही दम लेगी। उनकी ये बात सुनकर सभी लोगों ने कहा कि ऐसी अशुभ बातें ना करो। ये कहना था कि अचानक से एक टांगे का टायर ही निकल गया और वो टांगा वहीं पर उल्टा गिर गया। लोगों ने जल्दी जल्दी सभी उनकी मदद की। जो लोग उस टांगे में बैठे हुए थे उन्हें बाहर निकाला और वहां से धीरे धीरे कुछ लोग पैदल आगे निकलने लगे, क्योंकि उस टांगे को बनाने में अभी बहुत ज़्यादा समय लग सकता था। इसी वजह से लोगों ने कहा कि हम पैदल जाते हैं और जो दूसरे टांगे में दुल्हन थी उसे जल्दी जल्दी आगे लेकर चलो। जब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगे तो आगे जाने के बाद अब उस आदमी ने इन लोगों का रास्ता रोक दिया। वो आगे ऐसा खड़ा हुआ था जैसे कि बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था वो उन लोगों को आगे नहीं जाने देगा। जितने भी वहां पर मौजूद लोग थे वो इस घटना से इतना ज़्यादा डरे हुए थे। तभी एक आदमी कहने लगा कि अगर इससे बचना है तो हमें भगवान का नाम लेना ही होगा। और सभी लोगों ने भगवान का नाम जपना शुरू किया। जब जब वो लोग भगवान का नाम लेते रहे वैसा वैसा वो आदमी उनके रास्ते से पीछे हटता चला गया और ये लोग आगे बढ़ते चले गए। कुछ समय के बाद ये सभी लोग अपने गांव पहुंच चुके थे। वहां जाने के बाद भी गांव के पास उस आदमी को या उस आत्मा को बिल्कुल साफ देखा जा रहा था। गांव में उस समय लोग जल्दी सो जाया करते थे। इन्हें पहुंचने में भी काफी समय लग चुका था। इस वजह से सभी लोगों ने अपने अपने घर पर जाना ही ठीक समझा। अगले दिन सुबह में जब ये बात गांव में सभी लोगों को पता चली तो गांव वाले इससे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। यूँ कहिए कि इतना ज़्यादा भयभीत थे कि कुछ लोग तो दिन में भी बाहर निकलने की नहीं सोच रहे थे। तभी मेरे जो नाना जी थे उन्होंने कहा कि हम गांव की बंदिश करवा देते हैं, जिसके बाद वो भूत या वो आत्मा हमारे गांव में कदम तक नहीं रख पाएगा। नाना जी की बात से सभी लोग सहमत थे। फिर उन्होंने एक आदमी को बुलवाकर गांव की अच्छे से बंदिश करवाई। उसने हर जगह पर कील ठोक दी थी और वो कहने लगा कि अब आप लोगों को उस भूत से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, सूरज डूबने से पहले पहले आप सभी लोगों को अपने अपने घर पर आ जाना होगा। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ऐसा ठीक ही रहा। उसके बाद में एक शाम मेरी नानी बताती है कि जब मैं छत पर थी तभी मैंने फिर से उसी भूत को देखा। मेरी नानी का जो घर था वो गांव के एकदम एंड में था और नानी बताती है कि वो गांव के बाहर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो हमारा ही इंतज़ार कर रहा है। ये बात जब मेरी नानी ने नाना को बताई तो नाना दोबारा उस आदमी के पास गए और उसे जाके बातें सारी बता दी। उस आदमी ने कुछ नानी को धागा दिया, कहने लगा कि इसे अपने हाथ पर बांध दो। अगर तुम गांव से किसी वजह से बाहर भी निकले तब भी वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।
नानी बताती है कि उसके बाद में भी कई बार वो मुझे दिखाई दिया। कहीं वो दूर खड़ा होकर हमें देखता था, जैसा कि हमारा वेट कर रहा है, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ सकता था क्योंकि उस आदमी ने या उस पुजारी ने मुझे रक्षा कवच दे रखा था। उसके बाद 6 साल वहाँ निकालने के हम लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, जिसके बाद वो भूत या वो आत्मा कभी भी मुझे दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी सुप्रिया जी की कहानी। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी ऋषि की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम ऋषि है और ये वाली घटना मेरे दोस्त के साथ घटी थी। जैसे कि मैंने पहले ही अपनी कहानी में बता चुका हूँ कि मैं गुजरात भावनगर में रहता हूँ। मैं और मेरा दोस्त पहली बार हम एक फ्लैट पर मिले थे। उसके बाद हमारी दोस्ती अच्छी होती गई और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। मेरा दोस्त है, उसका नाम है पटेल नीर, और वो अभी कुछ टाइम के लिए फॉरेन चला गया है। नीर जो है वो अहमदाबाद में रनीप करके एक जगह है, वहाँ से है और एक नामी खानदान से भी है। मेरे को वो दिन तो याद नहीं, पर मेरे दोस्तों ने बोला था कि साल में एक बार एक दिन आता है जिस दिन पर वो लोग अपने परिवारजनों के लिए शमशान घाट पर जाकर पूजा करते हैं। मेरे दोस्त की एज उस टाइम पर छोटी थी। मेरी जहाँ तक पता है, मैंने अपने दोस्त से पूछा था कि हिंदू धर्म में जला देते हैं मरने के बाद, पर उसने बताया था शमशान घाट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आत्माएं बहुत जल्दी बुलाई जा सकती है। तो शमशान घाट उस दिन रनीप के एरिया में कुछ एग्जैक्ट नंबर के लोग जा सकते हैं, जैसे कि 4, 8, 16 ऐसे कुछ नंबर उसने बताया था कि पूजा में इतने लोग मिनिमम चाहिए। और एक बात, पूजा के टाइम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर अगर एक बार पूजा स्टार्ट हो गई फिर उनको जब तक वापस जाने नहीं बोला जाए तब तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तब तक मौत का काम भी चलता रहता है। तो मेरे दोस्तों को एक दिन पता नहीं क्या सूझा, उसके फैमिली वाले 16 फैमिली मेंबर के मर्द पूजा करके आए। तो सब लोग वापस आए, नहाए और नहा धोकर बैठे थे। और एक बात, ये सब लोग शाम को वापस आए थे। मेरे दोस्त को जाने का मन किया कि उनको भी आत्माएं देखने का मन किया, तो उसने 4 दोस्त लिए और उनको लेकर शमशान घाट पहुंच गया। और ये बात रात के कुछ 11:30-12 बजे की है। अहमदाबाद में नॉर्मल लोग इतने बजे तक जागे रहते हैं या घर के बाहर बैठे रहते हैं, तो कुछ बड़ी बात नहीं थी। मेरा दोस्त शमशान घाट पहुंच गया। पता नहीं, उनका एक दोस्त ऑलरेडी वहाँ एक बाबा को जानता था जो कि पूजा करते थे। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो यही सोचने लगे कि पूजा किससे करवानी है। तो सभी लोगों ने मिलकर वही बाबा के पास जाने का सोचा और बाबा को पास ले आए। और पूजा स्टार्ट होते ही, जिसमें पहले बाबा ने एक तरफ खाने की डिश रख दी जिसमें खीर पूरी और बहुत सारे खाने की चीज़ें मिक्स करके गोल गोल लड्डू के शेप में रख दी थी, और दूसरी तरफ एक सर्कल बनाकर रखा था जिसमें 4 दोस्त को बैठा दिया था। बाबा ने बोला कि अभी वैसे टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, पर उतना उनके लिए आसान होगा आत्मा को बुलाने। वो मान गया और पूजा स्टार्ट की। बाबा ने एक वार्निंग दी थी कि चारों में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, और एक बात, चारों को स्वास्तिक के शेप में बैठना होगा, और बीच में एक बड़ी सी किल्ली मारी थी जिससे कि चारों को छोटे धागे से बांध रखा था। मतलब उनका एक हाथ बंधा हुआ था, और पूजा स्टार्ट होने से पहले कहा था कि कोई भी कितना भी क्यों ना बाहर बुलाए सर्कल के, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, और गलती से अगर सर्कल से बाहर निकल गए तो ये धागा बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक बात बाबा ने बताई थी कि शुरुआत में हमारे सगे संबंधी को बुला सकते हैं और धीमे धीमे करके बुरी आत्माएं भी आने लगेगी, तो उन सबको खाना देकर भेजना पड़ेगा, कोई डर के भागेगा नहीं। फिर वो पूजा स्टार्ट हुई। पता नहीं 20 से 30 मिनट बाद 3 दोस्तों को क्या हुआ, कोई शक्तिशाली आत्मा ने उन्हें शायद बहका दिया
और उसके बहकावे में आकर सर्कल से बाहर निकल के भाग गए और भाग के घर आ गए। उनको ये बात समझ आ चुकी थी कि अब हमारी शामत आ गई है। उन्होंने बाबा से कहा कि अब क्या करना है। बाबा ने कहा, कुछ भी हो जाए भगवान का नाम लेना मत छोड़ना और भगवान का नाम लेते ही रहना। वो तीनों वैसे ही घर तो पहुंच गए थे। ये सब जैसा आज हुआ वैसा कल शाम में चारों में से एक बीमार था और ये वही था जो भाग कर आया था। बाकी सबको कुछ ज़्यादा डर लग रहा था। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि वो जो लड़का था वो अटैक से मारा गया और ऐसे ही करके 2 दोस्तों की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। और मेरा दोस्त पटेल नीर, जो कि चौथा बंदा था इनके ग्रुप का, ये कुछ ज़्यादा घबरा गया था। इसने अपने मम्मी पापा को रोते हुए सारी बात बताई। तब जाकर उन्होंने बहुत डांटा नीर को और उन्होंने फिर नीर को ले जाकर मेहंदीपुर बालाजी के एक बड़े स्वामी को दिखवाया। वैसे उन्होंने बताया इसने बहुत सारी बुरी आत्माओं को आमंत्रित कर चुका है और 3-4 आत्माएं इसको ले जाना चाहती है। मेरे दोस्त के मम्मी पापा ने स्वामी जी को बहुत मनाया। तब जाकर उन्होंने मेरे दोस्त को अपने पास 13 दिनों के लिए रखा और ये सब के बाद मेरा दोस्त अहमदाबाद गया। वैसे उसको पता चला कि उसके 3 दोस्त मारे जा चुके थे और वो अकेला ही था इनके ग्रुप का। और सब देखकर उसके पापा ने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। फिर वो भावनगर शिफ्ट हो गए। ऐसे ही मैं नीर से मिला और हमारी दोस्ती अच्छी हो गई। आज भी हम कांटेक्ट में हैं, लेकिन वो फॉरेन जा चुका है। ये घटना एक सच्ची घटना थी और अभी मेरा दोस्त नीर कनाडा शिफ्ट हो गया है पढ़ाई के लिए। तो दोस्तों, ये थी ऋषि जी की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। हमारी अगली कहानी हमें शिवम राठौड़ ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवम राठौड़ है। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। ये कहानी मुझे मेरे पापा ने बताई और ये एक सच्ची घटना है। तो अब घटना पर आता हूँ। जब मेरे पापा की उम्र 20-22 साल की थी तो ये घटना उनके साथ हुई थी। एक रात की बात है कि वो रात को काम से वापस अपने घर आ रहे थे। उस दिन काफ़ी देर हो गई थी, कुछ रात के 2 बज चुके थे। वो वापस आ रहे थे तो काफ़ी देर तक चलते चलते थक गए थे। तभी रास्ते में उन्हें एक टावर दिखाई दिया और वो उसके पास जाकर बैठ गए। 10 से 15 मिनट बैठने के बाद उन्होंने देखा कि 30 मीटर की दूरी पर एक औरत खड़ी हुई है जो अब धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। वो काफ़ी डर गए और डर के मारे टावर के पीछे छुप गए। देखते ही देखते जब वो औरत उनके पास से गुजर गई तो उसने कोई 30 फुट आगे जाकर पीछे देखा और मुड़कर पापा की तरफ फिर से आने लगी। और जैसे ही वो पापा के पास आ पहुंची, उसने पापा पर हमला कर दिया। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। पापा काफ़ी डर गए थे और तभी उन्होंने अपने कुल देवता बाबा कालीवीर का नाम लेना शुरू किया तो वो औरत वहाँ से दूर भाग गई। पापा काफ़ी डर गए थे और वो जल्दी से उठकर घर आ गए। उसके बाद पापा को 3-4 दिन तक तेज़ बुखार रहा। मेरे दादाजी काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने एक जाने माने झाड़ फूँक करने वाले आदमी को ले जाकर पापा को दिखाया। उसके बाद में पापा ठीक हो गए। जब पापा ने ये घटना दादाजी को बताई तो उन्होंने पापा को खूब डांट लगाई और कहा कि रात को 11 बजे के बाद दोबारा उस रास्ते से कभी मत गुजरना। वहाँ पर एक डायन रहती है जो लोगों को परेशान करती है और कभी कभी उन्हें जान से मार देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।